हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं विवेक चौधरी। कहते हैं कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, क्योंकि यही सही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चौधरी आप सभी विद्यार्थियों का, जैसा कि आपको पता है कि आप लोग स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, और स्कूल व्याख्याता के अंदर जो मैथ्स सब्जेक्ट आप लोगों ने 2025 के अंदर इसका रोल देखा होगा। और अभी हाल ही में आप लोगों ने आरपीएससी के सदस्य के द्वारा ये भी सुना है कि आजकल आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर आप सपना देख रहे हैं स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने का, आप चाहते हैं कि मैं इस साल 2026 में स्कूल व्याख्याता की पोस्ट पर मैं ज्वाइन करूं, तो मेरे डियर स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आप लोग एक स्मार्ट स्टडी के माध्यम से अगर आप तैयारी करेंगे, तो यकीन मानिएगा आप लोग बहुत जल्द स्कूल व्याख्याता की पोस्ट पर आप पहुंच जाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने हमारी बातें मानी थी पिछली बार, आज वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहे हैं और अच्छी पोस्ट पर पूछने वाले हैं। पर कोई बात नहीं, जिन विद्यार्थियों ने आज हम लोगों को ज्वाइन किया है, उन सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बार बार प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ने के बाद ही आप लोग उसको फाइनल स्टेज पर पहुंचा दें कि अब हमें इसके बाद में नहीं पढ़ना है। मैं स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले इन तमाम विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि मैथ को आप जितनी बार अपनी आंखों के सामने देखोगे, ये उतनी ही ज़्यादा याद होती। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक बार देखते ही कहते हैं कि सर ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आई है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बार बार प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस का मतलब है आप उसको जितनी बार सुनोगे, उतनी ही आपकी याददाश्त बहुत तेज होती हुई चली जाएगी। तो याद रखिएगा, आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ये सीरीज 9 बजे वाली एग्ज़ाम तक आपकी चलेगी। आप लोग हमेशा इसको ज्वाइन करें ताकि आपको पता रहे कि आपकी तैयारी कहाँ तक है और कैसे और आपको अपडेट करनी है। एक बार क्लास को आप सभी विद्यार्थियों को शेयर कर दें और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सेशन। स्कूल व्याख्याता 2026 आपके जो सिलेबस में पॉइंट दिया हुआ है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ से आरपीएससी बना रही है। याद रखिएगा, हल्के में इस पॉइंट को बिल्कुल ना ले। क्या क्या यहाँ पर पॉइंट है, प्राकर संख्याएं और उनकी विशेषता है, नेचुरल नंबर और उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है, रेशनल इरेशनल नंबर और रियल नंबर, डेसिमल और उसके जो ऑपरेशन होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कहते हैं कि मैथ्स की दुनिया में ही आपकी सफलता की कहानी यहीं से शुरुआत होती है, और एक अच्छा शिक्षक वही है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलना आपको सिखाता है। यह आपका सिलेबस का जो पहला पॉइंट आप लोगों के सामने दिया हुआ है, नंबर सिस्टम स्कूल व्याख्याता। और ये बहुत सारी एग्जाम में भी ये सेम टॉपिक ही पूछा जाता है। तो अगर आप कोई दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो विद्यार्थी भी इस पॉइंट को देख सकते हैं। प्राकर संख्याएं, परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, टॉपिक इतना आसान है कि कभी भी कोई स्टूडेंट इस टॉपिक का नाम सुनता है तो उसको यही फील होता है कि प्राकर संख्या में शायद हमसे ये पूछा जाएगा कि भाई एक क्या होती है, प्राकर संख्या होती है क्या। ये जमाने जा चुके हैं, आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि एक क्या होता है, दो क्या होता है, सबसे छोटी प्राकर संख्या क्या होती है। ये एक ऐसी चीज है जो एक बार आपकी सुनी हुई होनी चाहिए। अगर आप पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको एक बार आंखों के सामने और अपने दिमाग के अंदर ये शब्द एक बार जरूर सुनना चाहिए कि ये होती क्या है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बनाने का जो अप्रोच है, आरपीएससी को सलूट है। क्या क्वेश्चंस बनाती है, किस लेवल पे जाके वो क्वेश्चंस बनाती है। प्यारे विद्यार्थियों, परिमेय परिमेय संख्याओं के वो जमाने जा चुके हैं कि पाई क्या होती है, सर परिमेय होती है या परिमेय होती है। तुम लोग भी आजकल यही पूछते हो कि सर पाई क्या होता है। गया वो जमाना, वो जमाना बीत चुका है कि पाई परिमेय होती है, परिमेय होती है। ये पूरी दुनिया को पता है। आजकल वो क्वेश्चंस आपके बहुत कम पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले बिल्कुल बेसिक पॉइंट की मैं बात करने जा रहा हूं। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है, खुदा की कसम आप मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। 1 घंटे मेरे को देख लेना। मेरे को देखने का मतलब है कि बोर्ड को देख लेना। 1 घंटे की क्लास को अगर आपने देख लिया ना, आपको खुद को लग जाएगा सर मजा आ गया। ध्यान से रब कॉफी साथ में लेके बैठ जाना, आप लोगों को मजा आने वाला है। डेली याद रखिएगा, 9 बजे का टाइम हमेशा 9 से 10 मुझे देना है और किस्मत आपकी बदलनी है। चेंज योर डिसीजन, चेंज योर लाइफ। ओके,
आइएगा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बहुत छोटी से पॉइंट से बात करने जा रहा हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ भी नहीं आता है, बच्चों को कुछ भी नहीं आता है। स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमको तो कुछ भी नहीं आता है। सर जीरो से पढ़ाओ, अरे भाई मैं तो माइनस से पढ़ाऊंगा आज आपको। देखिएगा भाई अंक क्या होते हैं। सर कुछ भी नहीं सुनना है, बहुत हजारों साल पहले की बातें बता रहा हूँ आप लोगों को। दो टाइप का सिस्टम हुआ करता था, एक तो देवनागरी सिस्टम होता था और एक होता था रोमन सिस्टम। आपने जीके में पढ़ा है कि विदेशी लोगों ने भारत पर अटैक किया है। जैसे ही विदेशी लोगों ने भारत पर अटैक किया है तो वहाँ का सिस्टम को वो लेके आए, और सिस्टम को जब वो इंडिया में लेके आए तो इंडिया का सिस्टम को भी उन्होंने समझा और वो वापस चले गए। वापस जाने के बाद में उन्होंने एक इंटरनेशनल सिस्टम का लॉन्चिंग कर दी, और उस इंटरनेशनल लॉन्चिंग में उन्होंने ये कहा कि सभी तमाम लोगों को, दुनिया के सभी विद्यार्थियों को ये ध्यान रखना है कि जो अंक होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। मैं यहाँ से बताने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। उन्होंने कहा कि आज के बाद दुनिया में जो भी गणित पढ़ेगा उनको इन्हीं सिस्टम से गुजरना पड़ेगा, और इन्हीं को उन्होंने नाम दिया था डिजिट या फिर अंक, इनको बोला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो 0 होता है इसको नाम दिया गया था सार्थक अंक। ऐसा आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इसको हम बोलते हैं सार्थक अंक। और उसके बाद में यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आप लोग उल्टा लिखी गया, इसको तो बोलते हैं निरर्थक अंक और निरर्थक अंक। और इसके बाद में जितने भी हैं उनको बोला जाता है सार्थक अंक। आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि मैथ के अंदर टोटल 10 क्या होते हैं, अंक होते हैं, और इन्हीं अंकों से क्या बनती है एक, जिसको हम बार बार पढ़ने वाले हैं, संख्या। संख्या कैसे बनाया जाता है? संख्या बनाने के लिए एक सिस्टम लिखा जाता है। इसमें यहाँ पर कोई सिस्टम लिखा जाएगा, उसको इकाई बोलेंगे, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार। मैं यहाँ से कोई नंबर डाल देता हूँ उठा उठा के, तो ये जो भी मुझे देखने को मिला है ये संख्या मिल गई। अब संख्या भी बन चुकी है। अब संख्या जब बन चुकी है, पहले तो अंकों का निर्माण हुआ, अंकों से संख्या बना दी गई, और फिर आरपीएससी ने कहा कि ये तो हम ये मान के चलते हैं कि तुम लोगों को ये चीज आती होगी कि अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं इसके बाद में संख्या के बारे में कि संख्या क्या होती है। तो याद रखिएगा यहां पर आज के बाद ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपको केवल एक ही बात याद रखनी है कि जो संख्याएं होती है, संख्याएं दो टाइप की होती है। एक तो होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं आपसे कहूं क्या आपने भगवान श्री राम को देखा है? आप कहोगे सर हमने तो नहीं देखा है, हम तो कल्पना कर सकते हैं कि उनके लंबे लंबे बाल रहे होंगे। मैं अगर आपसे कहूं कि आपने सीता माता को देखा है? सर हमने तो नहीं देखा है, शायद वो बहुत ज़्यादा सोना चांदी पहना करती थी, हमको तो ऐसा ही दिखाया गया है। तो ये कल्पना की जा रही है। तो ये जो कल्पनाएं वाली जो संख्याएं होती है इनको यहाँ रखा जाता है, और जो रियल लाइफ में आप लोग जो देख पा रहे हैं ये आपकी कहलाती है वास्तविक संख्या है। अकॉर्डिंग द सिलेबस अगर हम बात करें तो हमारे सिलेबस में ये वास्तविक संख्या ही दी गई है। वास्तविक संख्याओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो याद रखिएगा पूर्णांक होते हैं, एक होता है परिमेय अपरिमेय संख्याएं, और एक होती है दशमलव संख्याएं। समझने के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि जो वास्तविक संख्याएं होती है इनको 3 भागों में बांटा गया है। ये दिमाग में याद आप बिठा लेना। एक तो पूर्णांक होते हैं, एक परिमेय होती है, और एक परिमेय अपरिमेय, और एक दशमलव संख्या होती है। अब हम आगे की बात करते हैं संख्याओं का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। यहां पर याद रखना, जो पूर्णांक संख्याएं होती है, जो पूर्णांक संख्याएं होती है, इन पूर्णांक संख्याओं में इन सारे सिस्टम के बारे में पढ़ा जाता है। एक प्राकृत संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है, एक भाज्य संख्या होती है। सारी की सारी संख्याएं हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले। एक परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, एक डेसिमल संख्याओं के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेन पॉइंट आपका जो स्टार्ट होगा, प्यारे बच्चों सबसे पहले तो यहाँ से याद रखिएगा कि परिमेय संख्याएं किसको, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बेसिक पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो यही है। यहाँ से आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, और उस पॉइंट का नाम क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब हो गया प्राकृत संख्या। यहाँ से आप लोग क्या पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या के बारे में।
ठीक है। प्राकृत संख्याओं के बारे में हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्या उनको कहा जाता है जिनसे गिनती की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। आप कहोगे सर गिनती की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? मेरे प्यारे बच्चों, प्रकृति ने तो हम लोगों को जो संख्याएं दी थी वो एक से स्टार्ट करने वाली संख्याएं दी थी, लेकिन हम लोग इतने निकम्मे थे कि हमने धीरे धीरे नेगेटिव संख्याएं भी हमने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि आज जितनी नेगेटिविटी फैली हुई है ब्रह्मांड के अंदर, ये हमारे द्वारा ही पैदा की हुई है। प्रकृति ने हमको कभी भी नेगेटिव संख्याएं, नेगेटिव चीजें नहीं दी है, हमने खुद ने ही डेवलप किया है। तो प्रकृति ने जो हमको दिया था वो दिया था प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? एक बात याद रखना, प्राकृत संख्याओं को आप खत्म नहीं कर सकते और नहीं आप ये लिखोगे सर ये अनंत तक जाती है। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि प्राकृत संख्या का खत्म कहाँ होगा, सर नहीं पता। इनका जो नोटेशन होता है प्राकृत संख्याओं का वो याद रखिएगा, कैपिटल एन होता है। और इनका जो सेट या समुच्चय होता है इनको हम ऐसे लिखते हैं एन, और फिर आगे कोष्टक लगाते हैं जिसमें 1 2 और 3, और फिर आगे डैश डैश लगा के उसको बंद कर देते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस क्या पूछने की गुंजाइश रहती है? ज़्यादातर अगर पूछने की कोशिश करेगा तो वो यही पूछेगा कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है भाई? वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याओं को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 इस टाइप की जो संख्या चलेगी उनको हम प्राकृत संख्या कहेंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। दो प्राकृत जो लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं के बीच में हमेशा 1 का गैप होता है। बस इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखनी है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, दो लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में 1 का अंतर होता है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। और यह भी याद रखना है, प्राकृत संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृत नहीं होता है। यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर ये पूर्ववर्ती का क्या मतलब है? मैं आपसे कहूं कि प्राकृत संख्या 5 का पूर्ववर्ती प्राकृत क्या होगा? इसका मतलब है कि उसे जस्ट पहले वाली संख्या कौन सी आएगी? आप कहोगे सर उससे जस्ट पहले वाली प्राकृत संख्या 4 आएगी। लेकिन मैं आपसे कहूं कि 1 जो है इसका पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या क्या होगी? आप कहोगे सर 1 से छोटी तो प्राकृत संख्या होती ही नहीं है, हम ज्ञात कर ही नहीं सकते। यही वजह थी कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम के अंदर। आगे की हम बात करते हैं, यहाँ पर दूसरा नंबर जो आपको समझना है वो आएगा होल नंबर। प्यारे बच्चों, होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो प्राकृत संख्याएं आपने प्राप्त कर रखी है, प्राकृत संख्या, उन प्राकृत संख्याओं में यदि आप जीरो को भी शामिल कर ले, अगर उसमें जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो ये क्या कहलाती है? होल नंबर। होल नंबर का जो नोटेशन होता है, जो इसका संकेत होता है, वो हमेशा याद रखिएगा W से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम कहें कि बताओ होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, तो आप कहोगे सर 0 1 2 3। इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं अगर आप लोगों के सामने होंगी, ये सारी की सारी क्या कहलाती है? होल नंबर कहलाती है। यहाँ से आप लोगों को क्या क्या याद रखना है वो भी देख लीजिएगा भाई। होल नंबर में केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्याओं का जो परिवार होता है इसमें अगर आप जीरो को शामिल कर लेते हैं तो उनके बाद में जो समुच्चय प्राप्त होगा, समुच्चय का मतलब जो परिवार प्राप्त होगा, उसको हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है, होल नंबर को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। जब मैं आप लोगों को बहुपद पढ़ाऊंगा तो बहुपद के अंदर मैं आपको परिभाषा लिखाऊंगा कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें आने वाले चरों की घात पूर्ण संख्या हो। उस समय आप ये मत कहना कि सर ये पूर्ण संख्या क्या होती है। मैंने आपको बता दिया है कि जो पूर्ण संख्याएं होती है ये 0 से स्टार्ट होती है और लगातार संख्याओं में चलती रहती है। बस इतना सा ही आप लोगों को यहाँ पर समझना। दूसरी बात यहाँ पर आपको जो समझनी है, ये कई बार क्वेश्चंस नॉर्मली पूछ लेता है, आप लोग याद रखिएगा। मैंने कहा था कि प्राकृत संख्याओं को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, होल नंबर को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बात याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब यह है कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, क्या आपको यहां पर नजर आ रही है? आप कहोगे सर बिल्कुल नजर आ रही है। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उन सभी को आप क्या बोल सकते हो? उनको आप पूर्ण संख्या बोल सकते हो। लेकिन सबकी सब पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती, ये दिमाग में थोड़ा सा याद रखना है। अब यहां से एक शब्द और याद रखना है जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। एक शब्द आएगा अभाज्य संख्या क्या होती है। काफी अच्छा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। देखिएगा भाई, एक बार मैं आप लोगों का यहां पर कमेंट देख लेता हूं। कुछ पूछ रहे हैं कि आप लोग, ठीक है। देखिएगा, ये हर एग्जाम में सेम क्वेश्चन आते हैं। एक यहाँ पर शब्द होता है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिएगा, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। ये पहले तो ये ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में आपको दो ही बातें याद रखनी है। एक तो याद रखना है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। दो नेचुरल नंबर के बीच में एक का गैप होता है। सबसे छोटी नेचुरल नंबर एक होती है, सबसे बड़ी नेचुरल नंबर ज्ञात नहीं कर सकते। और एक जो ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका पूर्ववर्ती प्राकृत विद्यमान नहीं है, और सबका होता है, एक का नहीं होता है। होल नंबर जो होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते रहते हैं। अब मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि एक मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं अभाज्य संख्या। क्या होती है अभाज्य संख्या? ऐसी प्राकृत संख्याएं, दुनिया में सारी की सारी जितनी प्राकृत संख्या है उनमें से ऐसी प्राकृत संख्या ढूंढ के ले आओ जिसके अंदर केवल और केवल एक और खुद उस संख्या का भाग चला जाए। वो जितनी भी संख्याएं आप निकाल के लेके आओगे वो सारी की सारी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जिनमें केवल एक और स्वयं संख्या का भाग चला जाता है वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती है? वो सभी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्याएं जिनके केवल दो अलग अलग फैक्टर होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। आप कहोगे सर इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जितनी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है? आप कहोगे सर एक है, दो है, तीन है, चार है, बहुत सारी होती है। इन सभी में से ऐसी संख्याएं ढूंढ लो जिनके फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जिनमें केवल एक व स्वयं खुद का भाग जाता हो, स्वयं संख्या का भाग जाता हो, स्वयं संख्या से डिवाइड हो। ऐसी सारी संख्याएं ढूंढ लो। अब आप कहोगे याद रखना इनके जो फैक्टर हैं ये दो होने चाहिए, केवल दो अलग अलग फैक्टर होने चाहिए, दो अलग अलग। जैसे यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं एक, एक के दो अलग अलग फैक्टर नहीं होंगे, तो इसका मतलब यहां पर एक संख्या आएगी दो। दो में किसका भाग जाता है? आप कहोगे सर एक का भाग जाता है और दो का भाग जाता है, तो ये किस में आएगी? ये आएगी आपके अभाज्य संख्या। फिर आएगा तीन, तीन में किसका भाग जाता है? सर एक का जाता है, तीन का भाग जाता है। और ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही फैक्टर हो, एक तो वो खुद हो और एक केवल एक हो, तो तीन में एक का भाग जाता है और तीन का जाता है। फिर हम लेंगे पाँच, पाँच की अगर हम बात करें तो एक का भाग जाएगा, पाँच का जाएगा। फिर हम सात लेंगे, सात में एक का भाग जाएगा, फिर सात का भाग जाएगा। ऐसे बहुत सारी संख्याएं आती रहेंगी। तो ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें केवल एक व स्वयं संख्या का भाग जाता है वो सारी की सारी क्या कहलाती है? वो अभाज्य संख्या कहलाती है। प्यारे बच्चों, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से अभाज्य संख्याएं लिख के बता दो कौन कौन सी है, कम से कम जितनी लिख सकते हो। आप कहोगे सर सबसे पहले तो हम दो लिखेंगे, उसके बाद में तीन आएगी, फिर पाँच, फिर सात, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर आप लिखोगे सर 23, ऐसे आगे तक लिखते। और यही अभाज्य संख्याएं क्यों होती है? यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि एक अंकों की कितनी अभाज्य संख्या होती है? एक अंकों की, एक अंकों की याद रखना चार अभाज्य संख्या होती है।
जिनमें से सबसे छोटी कौन सी होती है, 2 होती है, और 1 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होती है, 7 होती है। ये भी दिमाग में याद रखना है। तो सबसे यहाँ पर याद रखना, अभाज्य संख्याएं अगर आप ढंग से देखोगे ना तो ये 2 से स्टार्ट है, और अभाज्य संख्याओं का जितना भी परिवार है इन सभी में इस 2 के अलावा जितनी भी संख्याएं आपको नजर आएंगी सब की सब क्या होंगी, विषम होंगी। केवल इसको छोड़कर जितने भी अभाज्य संख्याएं यहां से आप देखोगे टोटल की टोटल आपको क्या नजर आएंगी, विषम संख्या नजर आएगी। तो यहां से जो मोटा मोटा आप लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है, देखिएगा यहाँ से मैं कई सारे पॉइंट आपको लिखाने वाला हूँ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है वो एक बार आप यहाँ से देख लीजिएगा। परिभाषा से क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। आप लोग अगर ये पढ़ के जा रहे हो कि अभाज्य संख्या क्या होती है और हम एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, तो याद रखना आपसे क्वेश्चन वहाँ पर ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो इस टाइप का पूछा जाएगा कि 5 या 5 से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है उनको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार करना चाहते हैं तो कुछ अभाज्य संख्याओं के पॉइंट हैं जिनको आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। और पहला पॉइंट क्या है वो सुनिएगा आप लोग ध्यान से। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है, और कहाँ तक जाती है, कोई खत्म होने का चांस नहीं है, ये जितने निकालोगे उतनी चलती जाएगी। यहाँ पर आपको केवल मोटा मोटा ये याद रखना है, जो पहला पॉइंट आप लोग याद रखोगे, ये पहला पॉइंट ये याद रखना कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। आपसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन आ चुका है संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर कि एक घन जिसकी सबसे छोटी भुजा सम अभाज्य संख्या के रूप में दी जाती है, या एक घन जिसकी भुजाएं सम अभाज्य संख्या के रूप में दी जाती है। अब कई बच्चों ने मुझे आके कहा कि सर ये क्वेश्चन गलत आया था। मैंने पूछा क्यों भाई, क्या मिस्टेक आ गई, कि सर इसमें तो कोई संख्या ही नहीं दे रखी। अरे भाई बिल्कुल ही भैंस बुद्धि थोड़ी ना है, थोड़ा बहुत तो पढ़ के गया होगा। ये साफ साफ बोल रहा है कि एक घन जिसकी सभी भुजाएं सम अभाज्य संख्या है। तो मैंने आपको क्या कहा, सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती। अगर ये बेसिक चीजें आप लोग पढ़ के गए होंगे तो बड़ी चीजें आप आराम से कर पाएंगे। अगर कोई बच्चा इन चीजों को देखता ही नहीं है और वो सपने देखता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर दूंगा, कभी संभव नहीं है। मैथ बहुत आसान है, एक बार पढ़ते ही दिमाग में सेट हो जाएगी, उसके बाद में उसको याद करने के लिए आपको बार बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, आपको करना क्या है, एक ही बात आप लोगों को याद रखनी है भाई। क्या कह रहा है, 2 सबसे बड़ छोटी अभाज्य संख्या होती है, बिल्कुल सही है। एक बात और याद रखना, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है, ये भी याद कर लेना। और 3 सबसे छोटी विषम, 2 के अलावा इनके जो खानदान के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है इनमें सबसे छोटी अगर विषम अभाज्य पूछे तो आपको जवाब क्या देना है, 3 देना है। और एक बात और याद रखो, लगातार विषम अभाज्य संख्याओं का युग्म 3, 5 और 7 होता है। बहुत बेहतरीन आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं जब क्वेश्चन इसका कराऊंगा तब आपको याद आएगी, फिर आप ये मत कहना कि सर ये पॉइंट कहाँ से लिखा है आपने। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो एक विद्यार्थी को याद करना चाहिए। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है। और ये लाइन जरूर याद कर लेना, लगातार विषम अभाज्य संख्याओं का जो जोड़ा होता है, लगातार आने वाली विषम संख्याएं और वो भी अभाज्य होनी चाहिए, 3 जोड़ा ऐसा कौन सा है, 3, 5 और 7 का ही होता है। आप लोग मुझे बता सकते हैं ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। ये पॉइंट लिखा हुआ है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं को याद करना है, इन पॉइंटों को एमटीआर करना। अगर ये याद है तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आप एग्जाम के कर पाएंगे, नहीं याद है तो फिर आप देखते रहोगे कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया। सभी विषम अभाज्य संख्याओं को 4n-1 और 4n-3 के रूप में लिखा जा सकता है। देखो कैसे, मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, 7,
11, 13, 17, 19। ये ऐसे कह रहा है कि दुनिया की जितनी भी विषम अभाज्य संख्या है, विषम इसका मतलब दो को छोड़ दो, दो के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है, ये या तो आप इनको 4 का मल्टीपल -1 लिख सकते हो, या फिर आप इनको क्या लिख सकते हो, 4n-3 के रूप में लिख सकते हो। कैसे? जैसे मैं बात करूं 3 की, 3 को आप कैसे लिख सकते हो? आप कहोगे सर हम 3 को लिख सकते हैं 4, 1 - 1 बराबर 3 ही आएगा। n का मतलब ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, और वो बोलेगा नहीं। मैंने आपसे कहा था कि प्राकृत संख्याओं को कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो n है ये इस परिवार में से लिया जाएगा। तो क्या मैं 3 को वाकई में ऐसा लिख पा रहा हूँ? बिल्कुल लिख पा रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा तो ये 3 आ जाएगा। आपको लिखना नहीं है, आपको याद करना है। आपसे केवल ये पूछेगा डायरेक्ट कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं को किस रूप में लिखा जा सकता है। उस केस में आप लोगों को ये याद होना चाहिए, ये लाइन, कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखना, गौर से समझना, ये कह रहा है सभी विषम अभाज्य संख्याओं को। लेकिन अगर क्वेश्चन तुम्हारा ये आ जाए, यहां पर समझना, अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये आ जाए कि 5 या 5 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं को, तो आप कहोगे सर उनको हम 6n+1 और या 6n-1 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो हम कंफ्यूज हो गए, ये क्या चीज आप लिखवाना चाह रहे हो? सुनो भाई ध्यान से, एक साथ ही खत्म मामला पूरा। यहां पर समझना, सभी दो को छोड़कर दुनिया की जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है उनको हम लिख सकते हैं 4n-1 या 4n-3 के रूप में। लेकिन एक बात याद रखना है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है उनमें 5 और 5 से बड़ी, या हम ये बोल दे 3 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको ऐसा तो लिख ही सकते हैं, उनको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। बस आपको तो डायरेक्ट इसको याद रखो और एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है और उसका जवाब दे दो। देखो भाई क्वेश्चन क्या पूछा था, ये रहा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि प्रत्येक विषम अभाज्य संख्या को किस रूप में लिखा जा सकता है। अगर आपसे ये पूछे कि दुनिया की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को किस रूप में लिखोगे, तब आप लोगों का आंसर क्या आएगा? जरा बताना भाई कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आएगा। बताओ दिखा क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? जो मैंने अभी आपको पॉइंट लिखवाया था कि सब के सब जितनी भी विषम अभाज्य संख्या होती है, दो के अलावा सारी सारी विषम ही होती है, उनकी अगर बात करें तो उनको 4n-1 या 4n+3 के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये आ जाए कि 5 और 5 से बड़ी, ये सब ध्यान रखना। ऐसा मत कर देना कि सर वहां एग्जाम में हवा ही नहीं लगी हमारी, तो पता नहीं क्या पूछ रहा था वो। मैं बार बार जोर दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन ये बोले कि प्रत्येक विषम अभाज्य संख्या को, प्रत्येक विषम मतलब हो गया दो को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्या दिख रही है ना, उनको ऐसा लिख सकते हो। जैसे मैं कहूं कि मेरे उस गांव में रहने वाले मामा जी के जितने भी लड़के हैं वो सबके सब 12वीं पास है। अब उसमें से क्या कहोगे कि जितने भी 12वीं पास हैं उनमें से जो 15 साल के हैं या जो 20 साल के हैं वो साइंस सब्जेक्ट ले रखे हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 या 5 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं को किस रूप में लिख सकते हैं। हम कहेंगे सर इनको ऐसा तो लिख ही सकते हैं, लेकिन 5 से बड़ी की बात कर रहा है तो उनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आंसर क्या जाएगा आपका, ये आंसर ध्यान रखने का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ये तुम्हें वो ये बिल्कुल नहीं पूछेगा। आजकल आरपीएससी ये बिल्कुल नहीं पूछेगी सबसे छोटी आबादी संख्या कौन सी होती है। उसका पूछने का जो ट्रेंड है वो इस टाइप का रहेगा, याद रखना आप लोग। बाद में ऐसे कहोगे कि सर हम तो गलती कर गए थे। अब मैं आपसे आपकी जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूं, क्योंकि काम आएगा बहुत आगे। मुझे बता सकते हो एक अंकों की
सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिएगा, एक अंकों की केवल और केवल 4 ही अभाज्य संख्या होती है, जिनमें सबसे छोटी तो होती है 2, और सबसे बड़ी कौन सी होती है? ध्यान रखना, एक अंकों की। आप में से कई बच्चे सोचेंगे सर आपने तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कैसे बता दी? अरे मेरे भाई, ये लिमिट ध्यान रख, यहाँ पर ये कह रहा है एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, और सबसे बड़ी कौन सी होगी एक अंकों की? तो आंसर आएगा 7। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अगला क्वेश्चन सुनो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 11 से। तो यहाँ पर 11, और ये याद रखना, ये खत्म कहाँ होगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी जो 2 अंकों की विषम संख्या है, अभाज्य संख्या होती है, वो क्या होती है? क्या होगी भाई? 97। अब मैं आप लोगों से थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सा ही लगाना, ज़्यादा तो मुझे पता है तुम नहीं लगाओगे। ये मुझे बता सकते हो क्या? हाँ यही है, ये बताओ इसका क्या आंसर आएगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। ये तो अपने को याद रखना भी पड़ेगा 3 अंकों का, तो क्योंकि ये क्वेश्चन से आरपीएससी पूछ ही जा चुकी है, इसलिए याद रखना है। सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या विषम सॉरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 101। आप में से कोई बता सकता है सबसे बड़ी कौन सी आएगी 3 अंकों की? थोड़ा तो दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचोगे तो ही काम चलेगा। ऐसा नहीं कि बिना सोचे काम कैसे चलेगा, क्योंकि मैथ के अंदर आप ऐसे नहीं कि भाई हम लोग बात कर रहे हैं फोन कर करके, सर मैथ कहाँ से सीखे, आ जाएगी क्या, ऐसे कुछ नहीं आने वाली वो। मैथ को तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, दिमाग पर जोर देना पड़ेगा, वरना कोई लेना देना नहीं है। 101 तो चलो बता दिया मैंने, आगे बताओ आप तो इसका बताओ, इसका आगे क्या आएगा? सबसे बड़ी क्या आएगी? 997, बहुत अच्छी बात है। बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, इतना याद कर लोगे वही काफ़ी है। और एक बात और याद रखना, एक अंकों की टोटल अभाज्य संख्या पूछे तो 4 आएगी, एक अंकों की टोटल 2 अंकों की पूछे तो 21 आएंगी, और 3 अंकों की पूछे तो 143 आएंगी, और 4 अंकों की पूछे तो 1061 आएगी। अब मेरे पास एक जुगाड़ है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन आपका कैसे पूछता है, एक बात और ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन ये आएगा, मोस्टली क्वेश्चन तो ज़्यादातर तो यही आता है कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? कुल अभाज्य संख्या। तो देखो, इसका कोई तरीका नहीं होता है, एक जुगाड़ बना रखा है, उसके माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे 44, 223, 22, 321। आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया? ये मोबाइल नंबर है, ऐसे याद कर लो कि बस में कोई दे के चला गया और इनको याद करना है। जैसे आपको कोई बस में नंबर दे के चला जाए, आप उसको तुरंत याद कर लेते हो, तो ऐसे ही इनको याद करना है कि अभाज्य संख्याएं अगर हमें 100 तक याद करनी है, और मोस्टली 100 तक ही पूछा जाता है, तो आप ये जुगाड़ याद कर सकते हो। 44, 223, 22, 321, 44, 223, फिर गैप दो, 22, 321। आप कहोगे सर ये क्या है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आंसर बताओगे सर 4 होती है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 11 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तब भी आप 4 ही बताओगे। उस समय ऐसे नहीं कि दिमाग के ऊपर जोर दे के बताओ, नहीं, आप तो इसको याद रखो, बिना जोर दिए भी आ जाएगा। अगर आपसे पूछे 1 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो इसका मतलब 4 तो ये हो गई, 4 ये हो गई, टोटल हो गई 8। आगे की बात करें, अगर आपसे पूछे कि 21 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 2 ही होती है। क्या आप बता सकते हो कौन कौन सी होती है? अब जोर लगाओ, 21 से लेकर 30 तक कौन कौन सी होती है? आप कहोगे सर एक तो 23 होती है और एक 29 होती है। यहाँ से मुझे बताओ 31 से लेकर 40 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? सर 2 होती है। अगर आपसे पूछे 41 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? सर 3 होती है।
और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक कितनी आबाद संख्या होती है। उस केस में आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्याओं को जोड़ देना है। उसके बाद में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 51 से लेकर 60 तक कितनी होती है, 2। आपसे पूछा जाए कि 61 से लेकर 70 तक कितनी होती है, फिर 2 बताना है। अगर आपसे पूछे 71 से लेकर 80 तक कितनी होती है, 3 बताना है। 81 से लेकर 90 तक कितनी होती है, 2 बताना है। और 91 से लेकर 100 तक कितनी होती है, 1 बताना है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है, तब आपको कितना बताना है, तब 15 तो वो हो गई और बाकी इन संख्याओं को जोड़ दे तो 25 आपका आंसर आएगी। यहाँ से मुझे जवाब दो फटाफट से, जितना भी आप लोगों ने याद किया है। बताओ भाई, आप लोग बताइएगा मुझे फटाफट से आंसर क्या आएगा। हाँ, मुझसे फ़ोन पे बात हो सकती है। मेरे फ़ोन नंबर हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। बिल्कुल बात हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। 7976579711 9901। ये नंबर हैं, आप इस नंबर पे संपर्क कर लेना, मैं ही अटेंड करूँगा, आप बात कर सकते हैं। 11,000 अपने पास स्कूल व्याख्याता के बच्चों ने कोर्स परचेज कर रखा है एप्लीकेशन पर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर के जो मैथ है उसके जो कोर्स ले रखे हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे अपने पास है। इस बात को आप लोग दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, एक मैडम बोल रही सर मैथ से डर लगता है। कोई बात नहीं, मैथ से डर लगता है तो सपनों से दूर रहना पड़ेगा। ज़िंदगी में अगर हमें कुछ पाना है तो डर तो दूर करना पड़ेगा, तभी हमें चीज़ें प्राप्त होगी। और अगर आपको होगी सर डर लगता है, तो डर तो पता नहीं किस किस चीज़ से लगना चाहिए, लेकिन हम उस चीज़ों से डरते नहीं है। हम लोग तो भगवान से नहीं डरते। आप तो मैथ से डर रही हो, क्या मैथ भगवान से बड़ी है? नहीं। आजकल वर्तमान युग के अंदर जो लोग हैं वो तो भगवान से नहीं डरते। आप तो मैथ से डर गए, क्या बात कर रही हो मैडम आप? देखो भाई, कोई बता सकता है मुझे इन क्वेश्चनों का आंसर? देखो, 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी आबाद संख्या होती है, तो आपका जवाब आना चाहिए 25। और कैसे दोगे? मान लो आप भूल गए एग्जाम में, वैसे तो याद होना चाहिए। भूल जाएं तो ये जुगाड़ याद रखना, 44 223 22 3। और इनको ऐसे याद रखो, कोई किसी का फोन आ जाए तो उसको बोल कि बता भाई 1 से लेकर 100 तक कितनी आबाद संख्या होती है। अगर वो बता दे तो बात आगे बढ़ाओ, अगर नहीं बताए तुरंत फोन काट दो कि भाई साहब तेरे से बात करने कोई मतलब नहीं, तेरा तो माथे काम नहीं करता है। अगर वो बता दे कि हाँ भाई कितनी होती है 25, बोल कैसी होती है, इस सर ने बताया था 44 223 22 321। इन सबको जोड़ दो 100 तक। अगर आपसे 50 तक पूछे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ो, देखा भाई कितनी होती है। 1 से लेकर 50 तक कुल कितने बार संख्या होती है, तो आप कहेंगे सर 15 होती है। कितनी होती है? 15। ठीक है, कोई आप में से बता सकता है? हाँ, मैथ रीजनिंग का कोर्स देखो, मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट कर रखा है। जब कोर्स की बात आ गई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन की सेकंड स्थापना दिवस पर हम सभी मैथ के कोर्स 25 रुपये में दे रहे हैं। और ये बहुत कम समय के लिए है। जितने भी राजस्थान के युवा हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, अगर आप आर यू इंटरेस्टेड फॉर मैथ सीखने में इंटरेस्टेड रखते हो, तो मात्र 25 रुपये के अंदर हमारे एप्लीकेशन में आपको कोर्स उपलब्ध है। अगर आप लेना चाहते हैं, बहुत जल्दी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये कोर्स आप ले सकते हैं। अभी सेकंड स्थापना दिवस पर 25 तारीख को स्थापना दिवस है। कहाँ मिलेगा सर ये कोर्स आपको? ये मिलेगा मैथ की दुनिया के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, या मेरे इस नंबर पे आप संपर्क करें 7976599011। इस नंबर पे आप संपर्क करें। आपको तमाम राजस्थान के युवाओं को, जितने भी भारत के लोग, अगर राजस्थान के लोग, उत्तर भारत के लोग मैथ सीखना चाहते हैं, पतासी भी 20-25 रुपए में 4 आती है।
जयपुर के अंदर पताशे खाओगे, गोलगप्पे खाओगे तो 20 रुपए में 4 मिलेंगे आपको, सॉरी 25 रुपए में 4 ही देते हैं वो। हम लोग तो तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए कोर्स दे रहे हैं 25 रुपए के अंदर। लो, आप पढ़ने वाले हो, लो मस्त है, पढ़ के आप घर वालों को दिखा दो। ठीक है, ये अपना एप्लीकेशन है, आप कोर्स ले सकते हैं, अभी हमने ऑफर दे रखा है। चलो हम पढ़ाई की बात करते हैं। और यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ भाई, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 से लेकर 75 तक कुल कितनी आबाद संख्याएं होती, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है। कैसे? जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा है, यहाँ देखो आप, 75 तक की बात कर रहा है, तो 75 कहाँ पर आएगा भाई? 70 तक तो मुझे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो 70 तक का मतलब हो गया कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्याओं को जोड़ लेना चाहिए। तो ये 15 4 19 हो गई। लेकिन आप दिमाग लगाओ भाई, 70 के बाद में 71 आएगा, 72, 73, 74, 75। इनमें से पता लगा लो कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें एक का खुद का भाग जाता है। आप कहोगे सर एक तो ये 71 है, और एक कौन सी है सर, ये 73। तो ये 19 तो ये हो गई, एक ये हो गई 20, और एक ये हो गई 21। तो ये तीनों क्वेश्चन आरपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखना। एक तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, ये तो एग्जाम में आ भी चुका है, आरपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है ये। 25 होती है। एक ये क्वेश्चन भी आजकल वो पूछने लग गया, 1 से लेकर 50 तक कितनी होती है, 15 होती है। और 1 से लेकर 75 तक का भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी याद रखना है, 21 होती है। ठीक है, मैं फिर कहना चाहता हूँ भाई, जिन विद्यार्थियों को पता नहीं हो, हम लोगों ने मैथ की दुनिया का सेकंड स्थापना दिवस पर तमाम कोर्सेज 25 रुपए में कर रखा है। आप लोग अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो फटाफट से कोर्स परचेज कर सकते हैं। मैथ की दुनिया विवेक चौधरी के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, इस पर जाके आप संपर्क कर सकते हैं। अभी तुरंत फोन मत कर देना भाई, अभी आप फोन मिला दो नहीं। अब आगे सुनो भाई, यहाँ से भी मैं आपको कुछ बातें और लिखवा देता हूँ। कई बार बच्चे कहेंगे कि सर ये भी बता दो, 1 से लेकर 50 तक की आबादी संख्या कितनी होती है? 15 होती है, सॉरी 50 तक। 100 तक होती है 25, 200 तक होती है 46, लेकिन इतना आता नहीं है, ये 2-3 याद कर लो, यही काफ़ी है। अब आगे एक होती है भाज्य संख्या, किसको कहते हैं भाज्य संख्या? सुनिएगा भाई, भाज्य संख्या बोलो या संयुक्त संख्या बोलो, एक ही बात याद रखना, या इंग्लिश में बोलो कंपोसाइट नंबर। भाज्य संख्या को ही बोला जाता है संयुक्त संख्या। ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें एक व स्वयं संख्या के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता है। जैसे हम बात करें 4 की, 4 में 1 का भाग भी जाता है, 2 का भी जाता है, खुद का भी जाता है। अगर ऐसी कोई संख्या है जिसमें 1 का भाग भी जा रहा हो, खुद का भी जा रहा हो, कोई दूसरी संख्या भाग देके भग रही है, जैसे 4 है, 4 में 1 का भाग भी जाता है, 4 का भी जाता है, 2 कहता है कि मेरा भी जाएगा भाग। तो दुनिया की ऐसी तमाम संख्याएं, ऐसी तमाम प्राकृत संख्याएं जिनके खुद का भी भाग जाता हो, 1 का भी जाता हो, और दूसरी संख्या का भी भाग जाता हो, वो सारी की सारी क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है 9। एक बात याद रखना, भाज्य संख्याएं विषम भी होती है और सम भी होती है, लेकिन अभाज्य संख्याएं 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है, सारी की सारी क्या होती है? ओड होती है, ओड, विषम होती है। और भाज्य संख्याएं सम एवं विषम दोनों टाइप की होती है, ये दिमाग में याद रखना। एक ना तो भाज्य संख्या होता है और ना ही अभाज्य संख्या होता है, ये यूनिक होता है, जैसे ताजमहल यूनिक है, याद रखिएगा। 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, भाज्य संख्याएं सम विषम दोनों टाइप की होती है, ये भी दिमाग में याद रखना। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ जो मेरे दिमाग में था कि मैं आप लोगों से पूछूंगा। चलिएगा भाई, एक बार मुझे ये बता दो, यहाँ से पहला क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ क्या आएगा। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? फटाफट से जवाब दो भाई, क्या आंसर आएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन पे जाएं,
और डिस्क्रिप्शन पे जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल रहे हैं वहाँ पर आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड। आप नीचे जाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन करो या मेरे नंबर पे संपर्क कर लेना, वहाँ पर मैं बता दूंगा। कोई बता सकता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जो मैंने पढ़ाया है उसी में से पूछ रहा हूँ। एग्ज़ाम में आए हुए हैं और 100% एग्ज़ाम में आएंगे। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? मेरे प्यारे बच्चों, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। क्या ये बात सही है? सर ये कतई बात सही नहीं है, क्योंकि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो ही नहीं सकती। सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो एक होती है। शून्य तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती? ये बात क्या सही है? ये ऐसे कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं। ये बात गलत है। दुनिया की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। जब मैं प्राकृत संख्याओं की तरफ देखता हूं और पूर्ण संख्याओं की तरफ देखता हूं, तो मुझे पूर्ण संख्याओं में वो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं नजर आती है। समझ रहे हो आप? नजर आती है मेरे को। मैं यहां खड़ा हूं, मैंने देखा प्राकृत संख्या, अच्छा तुम हो। इधर देखा पूर्ण संख्या, अच्छा तुम हो। मैं उनको कह रहा हूं कि यार तुम्हारे अंदर तो वो सब की सब नजर आ रही है। तो ये क्या कहेंगी कि वो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हमारे अंदर होती है। ये नहीं शब्द गलत है, तो ये भी लाइन गलत हो गई। हमें तो पता चाहिए सत्य कौन सा है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, ये भी गलत है। मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती प्राकृत नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है। और मैंने कहा था आप लोगों को कि याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें भी एग्जाम में बहुत घातक तरीके से पूछी जाती है। और हम लोग इतने छोटी सी गलती के कारण से बहुत बड़ा नुकसान उठा बैठते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, फर्स्ट ग्रेड का कोर्स लेना है, बिल्कुल ले सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, 11,000 बच्चों ने कोर्स ले रखा है, तुम भी क्यों नहीं लेना चाहते हो? लो भाई, फर्स्ट ग्रेड का जो कोर्स लेना चाहते हैं, हमने अलग अलग, अगर तुम चाहते हो कि सर इस टाइप से पढ़ा दो मजा आ जाए, डर लगता है सर हमको, जो मैं आयतन से डर लगता है, मेरे दोस्त अगर तुम पढ़ना चाहते हो इस डायग्राम के माध्यम से, तुरंत ज्वाइन करें आप लोग इस डायग्राम के माध्यम से, जिसमें काट काट के बताया जाएगा यार इसे ज्यादा तुमको और क्या चाहिए। हमारा 70 अंकों का है, ऑफर चल रहा है, मैंने आपको पहले ही कहा है। ये प्राइस डिस्काउंट हो चुकी है, खत्म हो चुका है ये कोर्स। आप याद रखिएगा, ये प्राइस डाउन हो चुकी है और बहुत सस्ते में है ये कोर्स, और ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेगी। दूसरी, ये प्राइस काट दी गई है, एक 30 अंकों का है, जिसके अंदर आपको गणित, सांख्यिकी, रीजनिंग, विज्ञान मिलेगा। और राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान में घूम लेना, हमसे बेहतरीन टीचर अगर किसी के पास हो तो हमको आगे बता देना। तुम लोग जिन बड़े बड़े चीजों पे जा जाके झुक रहे हो ना, वही बंदा वहां से पढ़ के वापस हमारे पास आ रहा है। हमारे पास एंटायर राजस्थान के अंदर वो सारे ब्रांड टीचर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं। और इसीलिए मैथ की दुनिया में आज 11,000 बच्चों ने विश्वास कर रखा है, स्कूल व्याख्याता के बच्चों ने। ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेगी, और जितनी सीटें हैं उतने तो बच्चे हम पहले, उससे ज्यादा बच्चे तो हम खुद ही पास करके भेज देंगे। और ये कोर्स भी चल रहा है, और ये सारे के सारे कोर्स कहाँ मिलेंगे? मैथ्स की दुनिया विवेक चौधरी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ये आएगा, इसको हटाओ, यहाँ से लॉगिन मत करना, रजिस्टर करना, फिर फोन नंबर डालना, फिर पूरा सिस्टम में फॉलो कर लेना आप लोग। चलो भाई हम क्वेश्चन करते हैं। सर ऐप क्यों ज्वाइन करें? क्योंकि ऐप के अंदर ऐसे ऐसे हम पढ़ा रहे हैं, इतना बेहतरीन डिजाइन से हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको ज्वाइन करना चाहिए। चलो खैर, यूट्यूब पे भी हम पूरा प्रयास करेंगे आपको पढ़ाने का। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोगों ने देख लिया होगा, क्वेश्चंस पढ़िएगा। सेकंड क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? शब्दों पर ध्यान देना। निम्न कथनों में से कौन सा गलत है, ये पूछ रहा है। बता सकते हैं आप? हाँ हाँ, पूरी मैथ करवाएंगे, क्यों रोकेंगे भाई। मैथ जब मैंने आपसे वादा किया है, मैं पूरी मैथ आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल।
मैथ रीजनिंग का क्या आप सबका कोर्स मिलेगा, आप तो कोई सा भी ले लो भाई। नहीं, ऑफलाइन में सीटें क्लोज हो चुकी है, ऑफलाइन में एडमिशन बंद है। मैंने कहा था सुपर 50 के नाम से मैं बैच स्टार्ट करूंगा, 50 बच्चे कंप्लीट है, बैच कंप्लीट हो चुका है, दूसरे बच्चे अब नहीं ले पाएंगे, माफी चाहेंगे दोस्त। निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? ओके, ये ऐसे कह रहा है कि कोई सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं। बात सही है, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं है सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। पर मेरी डिमांड है कि गलत कौन सा है मेरे भाई, गलत बताना है। एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ये बात भी सही है। शून्य सहित याद रखिएगा, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। ओ हो, कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं, बात सही है। ये बात गलत है मेरे दोस्त, सी ऑप्शन यहां पर गलत आएगा। सीट नहीं बढ़ा सकते भाई। ठीक है, ऑफलाइन में सीट नहीं है, ऑफलाइन में आपको ज्वाइन नहीं करवा सकते, माफी चाहेंगे, ऑनलाइन ले लीजिएगा आप लोग। दूसरा बैच अनाउंसमेंट करेंगे तब देखेंगे, फिलहाल आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, थ्योरी के अंदर ही इतने बेहतरीन क्वेश्चन आरपीएससी पूछती है, आप लोगों की छोटी छोटी गलती के कारण से आप लोग विफल हो रहे हैं। इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, मैथ बहुत आसान है, यकीन मानिएगा। इस साल आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हो, ये मेरा वादा है आप लोगों से। बस केवल और केवल आप लोगों को एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा। कहते हैं कि दरवाजे के बाहर खड़ी ही हमारी किस्मत इंतजार कर रही है, लेकिन हम लोग उस किस्मत को पहचान नहीं पा रहे हैं। भगवान बार बार मौका देता है हर इंसान को, लेकिन जो सही समय पर सही डिसीजन ले लेता है वही आगे बढ़ता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। कई चीजें हम लोगों को नहीं आती है, नहीं आती है कोई बात नहीं, हम सीखेंगे, सीख के हम आगे बढ़ेंगे। ये एक इंसान के ऊपर हमेशा ये रहना चाहिए कि मैं सीखूंगा और सीख के मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, हम लोग आपसे सिखाने के लिए तैयार हैं। तो इस क्वेश्चन का या कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये कह रहा है कि शून्य को अगर हम शामिल कर लिया जाए सभी प्राकृत संख्या में तो पूर्णांक कहलाते हैं, ये बात तो गलत है। अगर हम शून्य को शामिल कर लेंगे प्राकृत संख्या में तो वो फिर कहलाते हैं पूर्ण संख्या कहलाती है, यही हम लोगों ने पढ़ा है। तो मैंने कहा था ना कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के द्वारा यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग। ये अभी हाल ही में क्वेश्चंस पूछा गया है आरपीएससी ने। मेरे भाई मैं पहले कह देता हूँ, पेपर बहुत हार्ड आएगा। मैथ्स के क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आएंगे आएंगे इन्हीं में से सेम डिटो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहां पर एग्जाम में। लेकिन अगर आप लोग अब इस बार गलती कर दी ना, फंस गए ना कहीं पर, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। किस्मत याद रखना, भगवान तो तुम्हें माफ कर सकता है लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें माफ नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि तुम्हें मौका दिया था, क्यों नहीं पहचाना। जिस दिन तुम एग्जाम दे के आओगे उसी दिन मैं यहां पर खड़ा हूंगा और फिर कहूंगा देखो मेरे दोस्त, यूट्यूब पे क्लास करवाई थी, यही क्वेश्चन सेम एग्जाम में आ गया। कोई बता सकता है वह न्यूनतम संख्या जिसे n n+1 n+2 के रूप में लिखा जा सकता? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं ये चाहता हूं कि तुम इस क्वेश्चन को कैसे करो। ये ऐसे कह रहा है कि हमारे पास एक संख्या है और उस संख्या को हम ऐसा लिख सकते हैं, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। एक मासूम बालक भी कर सकता है जो बिल्कुल चंट नहीं है, वो भी कर सकता है। ये कह रहा है कि इस डब्बे में ऐसी कोई संख्या है और वो कौन सी है? प्राकृत संख्या है, प्राकृत हमें ढूंढना है और वो दुनिया की सबसे छोटी है। सर दुनिया की सबसे छोटी तो एक होती है। अरे भाई एक को हम ऐसा नहीं लिख सकते, तो फिर सर कैसे करें? उस एक को यहां मत लिखो, उस एक को यहां लिखो। तो एक, एक और एक
2 और 1 और 3 और इनको गुणा कर दो सर 6, तो वो दुनिया की सबसे छोटी संख्या 6 है। बस इतना सा काम करना था। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, वह सबसे न्यूनतम संख्या 6 है। 6 को मैं लिख सकता हूँ 1, फिर उससे आगे वाली संख्या 2 और उससे बड़ी संख्या 3। मतलब मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। और वो संख्या कौन सी है, 6। और भी संख्याएं हो सकती है, लेकिन सबसे छोटी कौन सी है, 6। पता कैसे लगाओगे, कुछ नहीं करना है। सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना है। जो दे रखा है इसमें n बराबर 1 पुट कर दे, बस बात खत्म। जैसे ही 1 डालेगा, ये लो 1 यहाँ डाल दे, 1 और 1 2 होता है। सर 1 यहाँ डाल दे, 1 और 1 और 2 3 होता है। बस इनको गुणा कर दे, वही आंसर आ जाएगा। जो भी है आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा ऑफलाइन बैच नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा मेरे दोस्त, मैंने कह दिया नहीं है। ऑनलाइन ले ले। जब मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन भी आप बहुत बेहतरीन चीज़ें सीख सकते हो। ऑनलाइन हमने बहुत मस्त तरीके से कर रखा है। ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन है हमारे पास। ये सब के सब हम ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं इस टाइप से। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे कोर्सेज हैं, एक 70 अंकों का है। ये फीस अभी डिस्काउंट चल रही है, बहुत भयंकर डिस्काउंट दे रखा है। जिसके साथ में सुदर्शन टेस्ट सीरीज आपको फ्री दी जा रही है स्कूली व्याख्याता के लिए। एक 30 अंकों का है, ये फीस डिस्काउंट है इसके अंदर। ये टेस्ट सीरीज फ्री में दी जा रही है। और एक हमने केवल 20 अंकों का भी स्टार्ट कर रखा है। और ये सारे के सारे कोर्सेज आपको मैथ की दुनिया विवेक चौधरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। जिसके अंदर आप लोगों को मैं बता दूं, हमने भारी छूट दे रखी है और आपको मजा आएगा। स्पेशल ऑफर चल रहा है सेकंड स्थापना दिवस पर। तमाम कोर्सेज हमारे 25 रुपये में चल रहे हैं। इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या डिसीजन लेते हैं वह सब आपके ऊपर निर्भर करता है। चलो भाई, ये क्वेश्चन मुझे आप सोल्व करके बताओ, क्या आंसर इसका आ सकता है। जल्दी से बताओ भाई। हम्म एक बच्चा कह रहा है कि सर सरकारी नौकरी पाने के लिए हमें प्राइवेट इंसान बनना पड़ेगा। ये लाइन आपका मुझे बहुत मोटिवेट करती है मेरे दोस्त, बिल्कुल सही है। अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हो तो प्राइवेट के अंदर जितनी मेहनत की जाती है उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब जाके सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले सरकारी फील करके बैठते हैं, यू हाथ में जेब डाल के, ओ यस हम टीचर बन चुके हैं। मेरे दोस्त बहुत पढ़ना पड़ेगा। वहां पर मैथ के क्वेश्चन ऐसे आएंगे, हिलेगा ही नहीं वहां पर। देख रहा ना रिजल्ट, 2-2 बच्चे पास हो रहे हैं और उन 2 में से भी हमारे बच्चे पास हो रहे हैं। देखो भाई, वह न्यूनतम संख्या जिसे n n+1 n+3 के रूप में लिखा जा सकता है। मैंने कहा ना, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या कह रहा है, न्यूनतम संख्या। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए आपको डरना नहीं है। ये कह रहा है कि एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसको मैं लिख सकता हूँ n+1 n+3, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। आपको करना क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है। n बराबर हमेशा ऐसे प्रश्नों में 1 डालना है। ऐसा स्लोगन खा लो आज के बाद। ऐसा कोई भी अंग्रेजी में क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, भाषा पढ़ लेना भाई। ऐसी कोई भी क्वेश्चन आ जाए और ये शब्द लिखा हुआ आ जाए, n बराबर 1 डाल देना। डालते जो आएगा वो देख लो, 1 1 और 1 2 और 1 और 3 4 और इनको गुणा कर दो 8। ये आंसर। आपको मैंने कहा कि अंग्रेजी को देख के डरना नहीं है। आपको तो सीधी सी बात याद रखनी है। वह न्यूनतम संख्या, ये बोल क्या रहा है, प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या यहाँ पर पुट कर दो और जो भी आएगा ना वही आपका आंसर है। बस इतने से काम आपको करना है। मजा आ गया भाई। इस क्वेश्चन में मजा आ जाएगा आपको, पढ़ो देखो क्या बोल रहा है ये।
शून्य एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। आप पूर्णांक जानते हो? एक बार मुझे इसका आंसर बता दो, क्या आएगा? बताओ देगा। देखो, आप में से नहीं पता मुझे कि कितने बच्चे जानते होंगे पूर्णांक किसको कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें। ये पूर्णांक होते हैं। पहले तो दो बातें ये और याद कर लो, फिर हम बताते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ये दो एक बातें और याद कर लेना। एक होती है टिविन प्राइम नंबर, किसको कहते हैं? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं और उनके जोड़े जिनमें दो का गैप होता है। जैसे 3 और 5 अभाज्य संख्या है, लेकिन ऐसी अभाज्य संख्या लेनी है जिसमें केवल दो का गैप होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन केवल 100 तक पहुंचता है और ऐसे जोड़े केवल 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो 3 5 है, 5 7 है, 11 13 है, 17 19, 29 31 41 43, केवल 100 तक पहुंचता है। इसलिए याद रखना, एक से लेकर अगर आपसे पूछे कि 100 तक कितनी युग्म अभाज्य संख्या या फिर बोलेगा युगल अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसी दो अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिनमें दो का गैप होता है उसको कहते हैं युग्म अभाज्य संख्या। एक से लेकर 100 तक ये टोटल होते हैं 8। एक तो ये दिमाग में याद रखना है। दूसरी याद रखना है सह अभाज्य संख्या, मतलब ऐसी संख्याएं जिनको आपस में नहीं काट सकते। जैसे 2 और 3, इनको आपस में किसी भी संख्या से नहीं काट सकते, केवल एक का भाग जाता है। ये सब के सब क्या कहलाती है? सहभाज्य संख्या। एक होती है संपूर्ण संख्या, ऐसी संख्या जिसके फैक्टर का योग उस स्वयं संख्या को छोड़कर उसके बराबर हो। मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यह है, यहां पर एक संख्या मैंने लिखा है 6। 6 में किस किस का भाग जाता है? आप कहोगे सर 1 का, 2 का, 3 का, 6 का। अब इनका योग करो, लेकिन इस खुद को छोड़ देना। क्या इन सब का योग करेंगे तो 6 आ रहा है? सर बिल्कुल आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या। और मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे शानदार बात याद कर लेना, 1 से लेकर 100 तक केवल और केवल संपूर्ण संख्या दो ही होती है। और कौन कौन सी होती है? 6 और 28। और अगर ज्यादा बड़ी याद करनी है तो ये याद कर लेना। ठीक है। और एक आती है पूर्णांक संख्याएं, क्या होती है मैं आपको बता देता हूं एक बार इसके बारे में। देखो, एक बात हमेशा याद रखिएगा, दुनिया की जितनी भी संख्याएं होती है इनको हम इस संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर मैं एक शब्द काम में ले रहा हूं, पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें, एक संख्या रेखा होती है जिसको नंबर लाइन के रूप में जानते हैं। नंबर लाइन के अंदर याद रखना, जो बीच में संख्या होती है इसमें लिखते हैं जीरो। फिर समान गैप छोड़ छोड़ के यहाँ पर हम संख्याएं लिखते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे। और फिर इससे पहले की अगर हम बात करें तो इधर माइनस की संख्याएं भी हम लोग लिखना शुरू कर, इधर माइनस की संख्याएं आती, माइनस की। पूर्णांक जो होता है इसको हम आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर माइनस की संख्या भी होती है, जैसे -2, -1, 0, 1 2 3। प्लस की संख्याएं भी होती है। एक बात और याद रखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो संख्याएं होती है इनको कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ से आपका बनेगा। इनको क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। आई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संख्याएं होती है इनको हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इनका नाम क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। इनको आई नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है जीरो।
ना तो इसको धन बोला जाता है और ना ही इसको ऋण बोला। मेरी प्यारे बच्चों, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। तो याद रखना, धनात्मक जितने भी पूर्णांक होते हैं ये सब के सब प्राकृत संख्या होती है। ये विशेषकर आपको दिमाग में याद रखना। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, पढ़ो उसको आप। किसी बच्चे ने इसका जवाब दिया है भाई? क्या क्वेश्चंस है आप लोगों के? देखो, जितने भी कोर्सेज हैं सारे के सारे अपने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिलेबस आने के 10 दिन बाद हमने सारे कोर्सेज स्टार्ट किए। ठीक है। हाँ, परमिला मालवीय क्या बोल रही है मैडम, बताओ। आपका मैसेज भी हम पढ़ रहे हैं, आपका मैसेज हम क्यों नहीं पढ़ेंगे? ठीक है, सभी प्यारे प्यारे मासूम बच्चों के मैसेज हम पढ़ रहे हैं, सभी के पढ़ रहे हैं भाई। अगर किसी का मैसेज में नहीं पढ़ पाया, किसी का नाम नहीं ले पाया तो बुरा मत मानना भाई, आपका नाम ले लेंगे। ठीक है। हाँ, अभी करवाएंगे। एक तो यार आप लोग नाम है ना, सही नाम रखा करो। पता नहीं क्या नाम रखते हो, फारसी के अंदर नाम रखते हो। जैसे APITZ, क्या नाम बताऊँ मैं यार आपका, पता नहीं क्या नाम रखते हो आप। आप नाम रखा करो, गोलू मोलू लोलू, ऐसे नाम याद रखा करो आप। देखो, ये ऐसे कह रहा है, ये एक पहला स्टेटमेंट है कि शून्य, जीरो एक पूर्ण संख्या है। बात तो सही है। दुनिया के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, ये बात गलत है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक तो नेगेटिव होते हैं, एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत है। यहाँ पर केवल ये बात सही है, शून्य एक पूर्ण संख्या होती है। तो मेरे दोस्त, ए सही है परंतु आर गलत है। ये आंसर आएगा आपका पहले में, बी ऑप्शन। सहमत आप लोग? इस क्वेश्चन को पढ़ो भाई और बताओ क्या आंसर आएगा। 2x-13, 2x-11, 2x-9, 2x-7। ये कह रहा है कि क्रमागत है। हाँ हाँ, करवाएंगे करवाएंगे, मैं 20 तारीख को कराऊंगा वो। जो टॉपिक आपका छूटा हुआ है 20 तारीख को होगा वो। 2x-13, 2x-11, 2x-9, 2x-7 क्रमागत। अब आपको ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है, अभाज्य संख्या। सर ये पता कैसे लगाएं हम लोग? नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। कोमलेश, मनोज शर्मा, विषम संख्या है ये। देखो, मैं आपको एक बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूँ, बहुत याद याद आएगी इसकी आपको। आपने कभी जिंदगी में ये देखा है क्या? देखो, आपने कभी नाम सुना है, एक तो होती है सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। एक कौन सी होती है? विषम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं भाई? ऐसी प्राकृत संख्या जो दो से क्या हो, विभाजित हो। और विषम किसको कहते हैं?
ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो। तो मुझे बताओ, जब आप प्राकृत संख्याओं के परिवार में जाओगे तो 2 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी मिलेगी आपको? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसी सारी संख्याएं जो 2 का मल्टीपल होंगी। और विषम संख्याएं कौन कौन सी मिलेंगी आपको? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारी की सारी कौन सी कहलाएंगी? विषम संख्या। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, क्या कि भाई आपने ये तो कह दिया कि सर ठीक है कि एक तो होती है सम संख्या, एक होती है विषम संख्या। एक तो होती है सम संख्या, एक क्या होती है? विषम संख्या। क्या अगर हम आपसे ये पूछ ले कि सर ये जीरो क्या होती है? जीरो क्या होती है? ये सम होती है या फिर ये विषम होती है? कमेंट करके बताओ भाई। पहली बात तो मैं आपको एक कहना चाहूंगा, ये जो आपने परिभाषा दी है ना, ये परिभाषा छोटी कक्षाओं की परिभाषा है। एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो छोटा होता है, उसका मानसिक विकास ज़्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए उसको इतना याद करवाया जाता है। अब आप लोग बड़े हो गए तो आज के बाद में आप लोग परिभाषा चेंज कर देना। क्या चेंज कर देना? आप ये कहोगे कि सर आज के बाद में हम ये कहेंगे, दुनिया कोई भी आपसे ये कहे कि मेरे भाई सम संख्या और विषम संख्या क्या होती, तो उनको बोल देना आज के बाद ऐसे, ऐसी नहीं, ऐसे ऐसे सभी पूर्णांक। आज के बाद प्राकृत संख्या नहीं बोलोगे, पूर्णांक बोलोगे जो 2 से विभाजित हो। ऐसे सारे के सारे पूर्णांक जो 2 से विभाजित हो। और यहां पर क्या बोलोगे? ऐसे सभी पूर्णांक जो 2 से विभाजित नहीं हो। 2 से विभाजित नहीं हो। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखिएगा, पूर्णांक शब्द बोल रहा है तो पूर्णांक में तो प्लस की संख्या भी आती है, माइनस की भी आती है। तो आज के बाद में याद रखना, सम संख्या प्लस में होती है, माइनस में होती है। प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 8। विषम संख्या कौन सी होती है? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 7। आज के बाद में परिभाषा क्या क्या हो गई? पूर्णांक में से हो गई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे एक बात बताओ, सम संख्या क्या होती है, अगर आप प्राकृत संख्या में परिभाषा देते हो तब तो तुम्हारा आंसर ये चलेगा। और अगर आप यहाँ पर परिभाषा बोलते हो पूर्णांक में से, तब आपका फॉर्मेट ये। मेरा क्वेश्चन ये था कि जीरो क्या होता है, बताओ। आप में से किसी ने बताया? कमेंट करके बताया कि भाई जीरो के बारे में किसी ने बताया क्या? अच्छा, सोनू नाम है आपका? तो मैडम इतना गंदा नाम कैसे रख रखा आपने, APJID? तो ऐसे रख रखा है जिससे कोई फर्जी नाम रखा हो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको 3 बातें याद रखनी है आज के बाद। जीरो क्या होती है? जीरो एक सम संख्या होती है, हम बताएंगे क्यों होती है। मोटे मोटे अक्षरों में लिख लेना इसको। तो लिख लेना भाई, जीरो क्या होती है? एक सम संख्या होती है। अब मेरी बात सुनो दूसरी ओर, जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गया। पहला क्वेश्चन,
सबसे छोटी सम संख्या। अब आप कहोगे सर हम तो कंफ्यूज हो गए, सम संख्या कौन सी है, बताओ। देखो दूसरा क्वेश्चन, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। अब आधे बच्चे कंफ्यूज हो गए, यार जीरो बताएं, दो बताएं, ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। आज के बाद में ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो ये जो जो भी बंदा क्वेश्चन पूछेगा ना, ये सबसे छोटी सम संख्या, तो एग्जामिनर तो पूछेगा नहीं, और आप में से कोई पूछ लेगा, पड़ोसी, पड़ोसन भी पूछ सकती है, और वो आप में से ही पूछेगी कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है। पहली बात तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछना ही नहीं चाहिए। सर ऐसा क्यों। अगर फिर भी मान लो कोई पूछ ले, भाई मासूम बच्चा है, बूढ़ा बच्चा है, पूछ लिया वो, आप भी बूढ़े ही हो, आप भी चलते फिरते, चलो बच्चा खड़ा हो रहा है, भाई बता सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, तो इसका मतलब है कि आप प्राकृत संख्या में से ही पूछ रहे हो, ऐसा हम मान लेते हैं। लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन ये होता है कि आपको रेंज देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए, रेंज। कैसे। एक अच्छा क्वेश्चन ये होता है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में सबसे छोटी सम संख्या, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये होता है क्वेश्चन अच्छा। अगर क्वेश्चन ये बोले कि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में, या समुच्चय का मतलब परिवार, समुच्चय का परिवार, लेकिन परिवार की जगह समुच्चय लिखते हैं तो ऐसा लगता है थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, कि समुच्चय में सबसे छोटी, सबसे छोटी सम संख्या, बता सकते हो आप लोग। सर अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, तो मेरे दोस्त उस समय तुम्हारा आंसर आएगा 2। और अगर क्वेश्चन आता है पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में सबसे छोटी सम संख्या, उस समय तुम्हारा आंसर क्या आएगा। यही बात होती है, अगर क्वेश्चन से ये लिमिट दे रखा है, लिमिट वो देगा, एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन देगा तो वो रेंज के अकॉर्डिंग देगा, और तुम आपस में ही पूछना स्टार्ट कर लोगे फोन कर करके, बहुत बात अलग है। वरना एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो एक रेंज के द्वारा पूछा जाएगा, आपसे एक रेंज देगा और वो कहेगा कि बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी हो, टाइप से। ठीक है। अब यहां से मेन मुद्दे की बात चल रही थी कि सर हमें एक क्वेश्चन चला रखा था, ये है वो क्वेश्चन। सर ये क्या क्वेश्चन है, इसको कैसे करें, ये तो ये हमारे सब समझ में ही नहीं आ रहा, ये क्या क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बात आज मैं आपको बता देता हूँ, क्या पूछ रहे हो ये। देखो भाई, हाँ 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 भाई, उधर से ही है। क्या नाम है, ETHICY ऐसे। अरे यार तुम लोग नाम पता नहीं क्या रखते हो, तुम्हारे इतने अच्छे अच्छे नाम है, खुद के अच्छे अच्छे नाम रखो ना, ऐसे फारसी नाम क्यों रखते हो आप लोग। नाम बोलने में नहीं आता है, फारसी नाम रखते हो तुम, इतने गंदे गंदे नाम रखते हो। देखो, जिंदगी में ध्यान रखना आप, जितनी भी सम संख्या आएगी ना, जितनी भी सम संख्या, उनमें 2 का मल्टीपल चलेगा। जैसे 2, 4, 6, मतलब 2 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। सभी सम संख्याओं में 2 नजर आएगा जब हम उनको घूर घूर के देखेंगे। आप कहोगे सर ये 12 सम संख्या है, मुझे 2 नजर नहीं आ रहा। सर ये 2 नजर आ रहा है, ये नहीं, इसको तुम लिख सकते हो 2 × 6। जब आप इनको घूर घूर के देखेंगे ना, तब आपको दिखेगी वो। आप कहोगे सर 14 के अंदर 2 कहाँ नजर आएगा।
मेरे भाई इसको ऐसे लिख दो, 2 × 7, 2 नज़र आएगा। तो इसका मतलब आपको अगर 2 नज़र आ रहा है, 2 का मल्टीपल, तो वो सम संख्या होती है। और आज के बाद सुनना, मैंने जब इस पर नज़र डाली तो मुझे मालूम चला कि ये 2x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सम संख्या है और ये है विषम संख्या। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्त, कभी भी सम संख्या में से विषम संख्या घटाते हैं तो घटा के देख लो आप। अगर मैं 4 में से 1 घटाऊं तो मुझे 3 ही मिलेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सम संख्या में से हमेशा विषम संख्या घटाया जाता है, तो बच्चों हमेशा विषम संख्या मिलती। और यही कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आरपीएससी के 1.5-2 लाख रुपए लेक्चर के मिलेंगे। तो मेरे भाई आंसर क्या आएगा? विषम संख्या। केवल अप्रोच, मैंने कहा ना, क्वेश्चंस बहुत इजी है, आपकी आंखों के सामने एक बार निकला हुआ होना चाहिए। और जो चीज आपकी आंखों के सामने एक बार हो जाती है वो फिर याद रहती। अब कई बच्चे चक्कर पड़ रहे थे, यार अंक पता नहीं क्या गंदा सा क्वेश्चन लिख दिया ये। अरे मेरे पे गुस्सा क्यों करते हो? एग्जामिनर लिखता है भाई, मैं थोड़ी लिखता हूँ। मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? ये तो एग्जामिनर लिखता है, मैं क्या करूँ उसका? लेकिन आप, हर कोई बच्चा कर सकता है इसको। आज के बाद में उसको जब भी वो नजर घुमाएगा तो उसको मालूम चलेगा यार ये 2 × हो रहा है। और जब कोई भी संख्या 2 से गुणा होती है तो वो सम होती है। और अब कई बच्चे कहेंगे सर हमें कैसे याद आएगा? अरे थोड़ी बहुत तो जानता ही होगा ना, सम संख्या कोई भी ले ले, 6 ले ले और एक विषम संख्या घटा दे तो विषम ही आ रहा है आंसर। तो इसका मतलब मैं इसको, जब ये जैसी भी है ये विषम है, मुझे इससे मालूम चल गया। ठीक है, और देखो आगे। ये पढ़ो भाई। जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में पूछा था, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर हमेशा किससे डिवाइड होता है? बताओ, दिखाओ। हाँ, गोलू। गोलू नाम रखा होगा, गोलू कितना प्यारा नाम है यार, लेने में मजा आता है कि हाँ भाई गोलू। बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा? देखा, सोचो आप, थोड़ा बहुत तो सोचो यार। वैसे भी आप अपनी जिंदगी के बारे में सोच रखा है। कोई बताया क्या आंसर आएगा? क्या बता रहे हो? 1 मिनट। 4 से। ऐसे क्वेश्चनों में डरने की जरूरत नहीं है। एक काम किया करो आप, ऐसे प्रश्नों में इनसे आप आंखें निकाल के देखा करो उनको। दो क्रमागत विषम पूर्णांक, मेरे दोस्त, एक बात याद रखो आप, पूर्णांक शब्द बोल रहा है ये, और ये बोल रहा है विषम, और फिर कह रहा है क्रमागत। 3 शब्द है ये, मतलब ये हमेशा सबके लिए लागू कर रहा है ये। आप कोई भी विषम संख्या लो, लगातार आने वाली, जैसे अगर लगातार आनी चाहिए, दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है कि जस्ट लगातार आने वाली। जैसे मैंने ले लिया 3 और 5,
ये दो क्रमागत विषम संख्या है। नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो। पूर्णांक तो डराने के लिए दिया है, जैसे तुम लोग कई बार बच्चों को डराते हो ना, आंखें निकाल निकाल। ये पूर्णांक तो जानबूझ के दिया है कि ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ, और आप में से कई बच्चे कंफ्यूज हो भी गए, मुझे पता है। मत होना भाई, अकाउंटेंट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था। ये कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन ले रहा है, क्रमागत विषम पूर्णांक। पूर्णांक तो नेगेटिव भी होता है। अरे तो नेगेटिव क्यों सोचता है, लाइफ में पॉजिटिव लेना, बाद में ले लेना नेगेटिव। तो ये लगातार आने वाली ले ली, फिर ये कह रहा है इनका वर्ग करो, वर्ग का मतलब स्क्वायर करो, और इसका स्क्वायर 9 आएगा, इसका स्क्वायर 25। सबसे छोटी संख्या लो। जिंदगी में मैथ क्या कहती है, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करो आप। मैं यहां पर क्रमागत विषम संख्या, मुझे पता है कि विषम संख्या इससे छोटी और है, कौन सी, 1 और 3 भी है। यहां से कर लो, इनका वर्ग करो 1 और इसका वर्ग करो 9। अगर अंतर, अंतर क्या होता है, अंतर का मतलब हमेशा याद रखना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। तो इनका अंतर है 8। सर यहां पर देखो, यहां पर इनका अंतर है 16। मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी में हमेशा याद रखना, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर हमेशा किससे डिवाइड होगा, हमेशा इनमें किसका भाग जाता है मेरे दोस्त, 8 में किसका भाग जाता है, ऑप्शन से देख लो। ऑप्शन कह रहा है 3 का जाएगा क्या। अरे भाई इसमें 3 का भाग जाएगा क्या, दोनों में नहीं जाएगा, तो 3 से तो जिंदगी में नहीं होगा ही। 5 का भाग जाता है क्या दोनों में, जिंदगी में नहीं जाता है। 6 का भी नहीं जाता है। क्या आंसर आ जाएगा, 4। बताओ, हुआ कि नहीं हुआ है। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर 8, अरे भाई 8 का मतलब 8 से नहीं, 8 से छोटी संख्या भी अगर होती है ना, यहाँ पर 2 भी होता, तो हम 2 को टिक लगा देते। हमें ऑप्शन को भी देखना है, ऑप्शन को भी देखना है। मैं तो फर्स्ट ग्रेड का पूरा ही कराऊंगा, आधा अधूरा क्यों कराऊंगा भाई, कराऊंगा तो पूरा ही कराऊंगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी मेरे भाई। आज आप थोड़ा पढ़ना, कल आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप, फिर धीरे धीरे चीज़ें है ना सेट होती है। कोई आपको बता सकता है, चलो ये तो मैंने लिखवा दिया, वो तो विषम था। इनका बताओ, देखो आप क्या आंसर है इसका, और बता दो आप। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाजित हो, ये क्वेश्चन करके बता दो आप। हाँ डेली होगी अपनी क्लास, लेकिन अब डेली मैं आपको बता दूं, मैं डेली लाइव लूंगा, फिर उसको यूट्यूब से हटा देंगे 9 से 10:30 तक, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पढ़ने वाले विद्यार्थी अगर टाइम दे रहे हैं तो उन्हीं को फ़ायदा हो। 2-3 क्लास तो हम यूट्यूब पे रखेंगे, उसके बाद में डेली क्लास होगी यूट्यूब पर 9 से 10:30 बजे के आसपास। 11 भी बज सकते हैं, 9 से 11 भी हो सकती है, लेकिन वो लाइव रहेगी, और लाइव ही आप उसको आके पढ़ सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉपी पेन साथ में लेके बैठना, जिनको पढ़ना हो, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डरना नहीं है, डरना नहीं है। आपको एक ही काम करना है। ये कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याएं, तो क्रमागत सम संख्या ले लो, आप कोई सी भी ले लो, छोटी संख्या लो। पहली सम संख्या कौन सी है, 2, दूसरी कौन सी है, 4, एक और ले लो, 4 और 6। इनका गुणनफल, इसका गुणनफल करो, कितना आया, 8। इनका गुणनफल करो, कितना आया, 24। और मैंने कहा ना आपको ऑप्शन से जवाब देना है। मुझे बताओ 8 में किसका भाग जा रहा है और 24 में किसका भाग जा रहा है, इससे आगे तो चलती जाएंगी। आप कहोगे सर इनका तो नहीं जा रहा है, 12 का भी नहीं जा रहा है, 16 का भी नहीं जा रहा है, का भाग जा रहा है। सबसे छोटी संख्या लेनी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी, 8 आपका आंसर आ जाएगा। देखो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी, हिंदी वाला, हिंदी में
अब मैं क्या कहूँ, पूरे राजस्थान की सब बोलूँ या उत्तर भारत के लिए बोलूँ, बहुत बेहतरीन टीचर हिंदी के, जब आप उनकी पीपीटी पढ़ोगे ना सर से, मतलब दुआएं देते हैं बच्चे उनको कि सर हमको मज़ा आ गया, ऐसे अध्यापक हमको मिले ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी के लिए आप लोग ये कोर्स लो। इसमें आपको मैथ मिलेगी, सांख्यिकी मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी, विज्ञान मिलेगी, हिंदी मिलेगी, अंग्रेजी मिलेगी, आईसीटी मिलेगी। आईसीटी राजस्थान में किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ लेना, और हमारा जो टीचर पढ़ा रहा है ना उससे पढ़ लेना, और आपको तब मालूम चलेगा। रीट वाले बच्चों तुम बताओ, अगर तुम पढ़ रहे हो तो आईसीटी के सर बताओ कितने खतरनाक टीचर है। हिंदी, हिंदी के अनिल सर इतना बेहतरीन कंटेंट, मतलब मजा आ गया बच्चों को। विज्ञान खतरनाक, रीजनिंग एंटायर राजस्थान में क्या पूरा वर्ड ही मानो अब तो, सांख्यिकी और गणित। अगर कोई बच्चा कोर्स परचेज करके पढ़ रहा है ना, और वो चाहता है कि मैं इस टाइप से पढूं, देखो डायग्राम कितनी मेहनत की जाती है। अगर ऐसी मेहनत क्यों समझ में नहीं आएगा बच्चों को यार। आज ही हमने बच्चों को पढ़ाया है, आज ही मैं बताता हूँ। देखो ऐसे ऐसे हम डायग्राम्स के द्वारा पढ़ाते हैं बच्चों को, इस डायग्राम बना बना के, कि प्यारे बच्चों जब इसको यूं घुमाया जाता है, यूं घुमाया जाता है, इस टाइप से हम पढ़ाते हैं। बताओ क्यों समझ में नहीं आएगा। अब जिसकी किस्मत ही खराब हो बात अलग है। और तो और सुनो आप, मात्र हमने कितना, देखो आप तो बच्चों के लिए कितना कर रखा है यार। मतलब गोलगप्पे भी, पताशी भी खा के जाओगे ना, पताशी वाला तो 25 रुपए थोड़ी देगा वो। पताशी वाला भी 20 रुपए में, 25 रुपए में चार देता है। हमने तो 25 रुपए में कोर्स दे दिया। ले बेटा पढ़, तू मजा आ जाएगा तेरे को। पढ़, कितना पढ़ता है। पढ़ तू कितना पढ़ता है। और देखो आप, मैथ की दुनिया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। हर एक विद्यार्थी के मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए, हर एक विद्यार्थी के। स्कूल व्याख्याता वाले विद्यार्थी याद रखें, हमारे 3 कोर्सेज हैं, ये ऐप डाउनलोड कर लेना। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे नंबर नोट कर लें। ये नंबर भी हर विद्यार्थी के मोबाइल में होना चाहिए, 7976599011। हर राजस्थान के विद्यार्थी के मोबाइल में नंबर सेव होना चाहिए। तो कैसी लगी मेरे दोस्तों क्लास, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास कैसी लगी। कल मैं आपको इस थ्योरी को पढ़ के आना। कल हम लोग इस थ्योरी के बेस पर जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कल की क्लास में हम करवाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ना, पूरी थ्योरी को ढंग से पढ़ना। एक बार कि मैंने क्या क्या बताया। पीपीटी जो है इसकी, मैं या तो आपको अपने ऐप में मिल जाएगी या आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगी। याद रखिएगा, हमेशा 9 बजे अपनी क्लास स्टार्ट रहेगी। आप लोगों को रफ कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है। 9 से 11 बजे का टाइम आपको मेरे को देना है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, जितनी बार उसको सुनोगे, जितनी बार आंखों के सामने देखोगे, उतनी ज़्यादा यादाश्त में रहेगी। उम्मीद करूँगा कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों को ज़रूर बताएं, ताकि उनका भी भला हो। क्योंकि अभी हम लोगों ने ऑफर दे रखा है, 25 रुपये में सारे कोर्सेज हैं। इस तरह किसी गरीब बच्चा है, मैं चाहता हूँ कि राजस्थान के सभी बच्चे, मेरे दिल से तमन्ना है कि सभी बच्चे मतलब मैथ्स सीख सके। मतलब मैथ्स की बदौलत बच्चे कहते हैं सर हम 4th ग्रेड में फेल हो गए। पता नहीं, मेरे को खुद को ऐसा लगा है कि यार बुरा हुआ इनके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इनको, क्योंकि 25 रुपये में ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन वालों से बात की तो उन्होंने बोला कि सर ये तो चार्ज लगेगा ही लगेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो हमारे इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। एप्लीकेशन का चार्ज था, और वो भी 100 रुपये होता है, मैंने अपनी जेब से भर लिया 75 रुपीज़। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए किया है, बाकी कोई बात नहीं। बच्चे अगर नौकरी लग जाएंगे, इससे बड़ा क्या होगा। इनके घर वाले दुआएं देंगे इनको। और ठीक है, बाकी हम यूट्यूब पे भी आपके साथ में हैं, और हमेशा क्लास लेते रहेंगे। तो 9 बजे आप प्रॉमिस करिएगा, रब कॉफ़ी साथ में लेके बैठेंगे, और क्वेश्चन जैसे मैं कहूँ कि फटाफट करके बताओ, तुरंत सोल्व करने की कोशिश करो आप। ठीक है।
तो मिलते हैं आप सभी विद्यार्थियों को। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।